दोस्तों बात करेंगे उन सन्यासियों के बारे में जो कि आईआईटी से ग्रेजुएट हैं फिर भी सन्यासी हैं। अमोघ लीला दास, आपने इनका नाम सुना होगा। इनका असली नाम आशीष अरोड़ा था और उन्होंने 2004 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका स्थित एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 29 साल की उम्र में ही इस्कॉन में शामिल हो गए और अब भिक्षु, आध्यात्मिक कार्यकर्ता, लाइफस्टाइल कोच और प्रेरक वक्ता हैं। अविरल जैन, इन्होंने आईआईटी बीएचयू से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उन्होंने साल 2019 में जॉब छोड़ दी और सन्यासी बन गए। ये हैं रसनाथ दास, इन्होंने 2007 में मठ में चले गए और वो आईआईटी और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। उन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है। संकेत पारेख, ये 22 जनवरी 2023 को मुंबई के बोरीवली में एक समारोह में बिच्छू बन गए। संकेत ने इससे पहले आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की और अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे थे। ये हैं स्वामी मुकुंदानंद, टेक्सास में जगत गुरु कृपालु जी योग के संस्थापक हैं। वो एमआईटी, स्टैनफोर्ड, येल विश्वविद्यालय, कॉर्नेल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में व्याख्यान देते हैं। संदीप कुमार भट्ट आईआईटी दिल्ली के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी की है, लेकिन लाखों की नौकरी छोड़कर सन्यासी बन गए हैं। गौरंग दास प्रभु देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं। वो मुंबई में इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं। वो समाज सुधारक, पर्यावरण लीडर, सलाहकार भी हैं। गौरंग दास ने साल 1989 से 1993 के बीच आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे अनोखे देश के बारे में जिसकी कोई आर्मी नहीं है। अगर आर्मी नहीं है तो भैया उसकी सुरक्षा कैसे होती है, ये जानते हैं। हर देश के पास बाहरी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी होती है जो बॉर्डर पर तैनात रहती है, लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिनकी अपनी आर्मी नहीं है। यूपीएससी जैसे पेपर में भी ये सवाल पूछा जाता है। क्या आप सामान्य ज्ञान के इस सवाल का जवाब जानते हैं कि दुनिया का कौन सा देश है जिसकी आर्मी नहीं है? शायद जानते भी होंगे। तेज़ दिमाग वाले आईएएस यूपीएससी टॉपर कुछ लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो हम आपको बता दें कि आइसलैंड ही वह देश है जिसकी कोई आर्मी नहीं है। आइसलैंड आइसलैंड के पास 1869 से अपनी आर्मी नहीं है। हालांकि यह नेटो का सक्रिय देश है, यानी एक्टिव मेंबर है नेटो का। इस देश ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका, नॉर्वे, डेनमार्क और अन्य नेटो सदस्यों के साथ समझौता किया हुआ है। आइसलैंड में अमेरिका, नॉर्वे, डेनमार्क और अन्य नेटो सदस्यों ने अपना बेस बनाया हुआ है। आइसलैंड के अलावा कोस्टारिका, मॉरिशस, मोनाको, पनामा, वानुआतू देशों के पास भी अपनी आर्मी नहीं है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जहाँ पर 8 महीने का एक दिन होता है। क्या बात है! सौर मंडल पर किस ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होता है, ये हम आपको बताएंगे। और पृथ्वी से कितने प्लैनेट्स यानी ग्रह आगे हैं। मरकरी यानी बुध पर एक दिन की लंबाई 1408 घंटे की होती है। वीनस यानी शुक्र ग्रह पर एक दिन की लंबाई 5832 घंटे की होती है। वहीं पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई 24 घंटे की होती है। मार्स पर एक दिन 25 घंटे का होता है। वहीं जुपिटर, बृहस्पति पर एक दिन की लंबाई 10 घंटे की होती है। सैटर्न यानी शनि पर एक दिन की लंबाई 11 घंटे की होती है और यूरेनस, अरुण पर एक दिन 17 घंटे का होता है। नेपच्यून यानी वरुण पर एक दिन 16 घंटे का होता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं 2024 के इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं के बारे में। कब होंगे, कितने दिन बचे हैं और आपको तैयारी किस ढंग से करनी चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने बीते मंगलवार को साल 2024 में जेईई मेन, नीट और सीयूईटी यूजी 2024 परीक्षा का कैलेंडर आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर जारी कर दिया है। एनटीए द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार इस बार जेईई मेन 2024 की परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहले सत्र की परीक्षा 1 जनवरी से 24 जनवरी तक निर्धारित है, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी की परीक्षा 5 मई को आयोजित की जाएगी। इसका परिणाम जून के दूसरे सप्ताह तक घोषित कर दिया जाएगा।
एनटीए की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2024 की परीक्षा 15 मई से 31 मई 2024 तक निर्धारित है, जबकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट CUET PG 2024 की परीक्षा 11 मार्च से 28 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nta.nic.in पर जाकर कैलेंडर पर एक नज़र डाल सकते हैं। UGC नेट सीजन 1 की परीक्षा 10 जून से 21 जून 2024 तक शेड्यूल की गई है। नीट UG 2024 के रिजल्ट की बात करें तो यह परीक्षा के कुछ ही दिनों के भीतर यानी जून के दूसरे सप्ताह तक घोषित कर दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक सभी CBT एग्ज़ाम का रिजल्ट परीक्षा के 3 से 4 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक छात्र के बारे में जिसने इतिहास रच दिया और ये छात्र है IIT बॉम्बे का, और इसे प्लेसमेंट में 3.7 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। IIT बॉम्बे के छात्र ने इंटरनेशनल ऑफर के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पैकेज के मामले में छात्र को अब तक का सबसे ज़्यादा पैकेज मिला है। प्लेसमेंट के मामले में IIT बॉम्बे ने बाकी सभी IIT को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में संपन्न वार्षिक प्लेसमेंट ड्राइव में यहाँ के छात्र को प्रति वर्ष 3.7 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय नौकरी की पेशकश मिली है। जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच कैंपस प्लेसमेंट के लिए कुल 2174 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1845 छात्रों ने प्लेसमेंट में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्लेसमेंट के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक वेतन वाली 16 नौकरियों की पेशकश करी गई। यहाँ पे इस वर्ष का औसत पैकेज 21.42 लाख रुपए प्रति वर्ष है। जानकारी के मुताबिक 458 छात्रों ने 97 इंजीनियरिंग कंपनियों में नौकरियां हासिल की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक IT और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में 88 से अधिक कंपनियों से 302 छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। इस वर्ष USA, जापान, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, हांगकांग और ताइवान में भी कंपनियों ने 65 अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों की पेशकश की है। धन्यवाद दोस्तों। 6 दिसंबर से UGC की नेट परीक्षा चालू होगी और इसका शेड्यूल सब आपको जान लेना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA को UGC नेट आयोजित करने का काम सौंपा गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट परीक्षा 2024 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह UGC नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा 6 से 22 दिसंबर 2023 तक चलेगी। आवेदन प्रक्रिया विवरण NTA द्वारा जल्दी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पंजीकरण की तिथि भी जानकारी जल्द आ जाएगी। भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के साथ साथ JRF और सहायक प्रोफेसर के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए यह एक परीक्षा है। UGC नेट हर साल 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन NTA करता है, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in है। UGC नेट 2000 परीक्षा का पहला सत्र 10 जून से 21 जून 2024 के बीच आयोजित कर दिया जाएगा और UGC नेट का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में किया जाएगा। जो उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, वे सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए संबंधित विश्वविद्यालय, कॉलेज और राज्य सरकारों के नियम और विनियमों द्वारा शासित होते हैं। UGC नेट परीक्षा चक्र को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA UGC की सहमति से 83 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पार्ट में हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताएंगे, जिसमें एक कुली, रेलवे का कुली IAS बन गया और उसने रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई की सुविधा से तैयारी की। जी हाँ, श्रीनाथ के मुन्नार रहने वाले हैं, श्रीनाथ मुन्नार के, और कोचीन रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में काम करते थे। उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल करने और अपने व अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए लगातार पढ़ाई की। चाहे कुलीगिरी हो या दूसरा काम, श्रीनाथ ने हर दिन पढ़ाई की। भले पढ़ाई के लिए कम समय निकले, लेकिन रोजाना पढ़ाई करते थे। रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई की मदद से 2016 में KPSC KAS परीक्षा उत्तीर्ण की। फ्री वाईफाई की मदद से उन्होंने तैयारी से जुड़े ऑडियो और वीडियो डाउनलोड किए। श्रीनाथ ने अपना पैसा मेमोरी कार्ड, फोन और एक जोड़ी ईयरफोन पर खर्च किया। 2018 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीनाथ को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी।
उनकी कहानी गूगल इंडिया ने भी शेयर की है। वह पहली बार राज्य स्तर पर केपीएससी परीक्षा में शामिल हुए और अच्छी रैंक हासिल की, लेकिन उनका लक्ष्य अभी और बड़ा था। श्रीनाथ का मुख्य लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना था और इसलिए उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। उन्होंने 2 शिफ्टों में काम करना शुरू किया। तैयारी के लिए कुछ पैसे हाथ में रहे। हालात कठिन थे, लेकिन श्रीनाथ ने चीज़ों को बदलने का दृढ़ संकल्प रखा। अपने चौथे प्रयास में वे अच्छी रैंक हासिल करने में सफल रहे और आईएएस अधिकारी बन गए। उनकी असाधारण यात्रा आज तमाम उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा से भरी है। जी सच में दिमाग खुल गया मेरा भी। धन्यवाद। दोस्तों, वैसे अमूमन आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि ठेले वाले की, रिक्शे वाले की बेटी आईएएस बनी या टॉपर बनी। चलिए ऐसी ही कहानी एक हम आपको सुनाते हैं। पिता ठेले पर सामान बेचते थे, पकौड़े बेचते थे और बेटी आईएएस बन गई। तो वो हैं दीपेश कुमारी, जिन्होंने 93 रैंक हासिल की है। तो राजस्थान के भरतपुर जिले के एक कंकड़ वाली कुइया के पास रहने वाली दीपेश कुमारी की कहानी बहुत संघर्ष भरी है। वैसे संघर्ष की कमी भारत में कहीं पर भी नहीं है। दीपेश कुमारी के पिता चाट पकौड़ी का ठेला लगाते हैं और फेरी लगाकर चाट बेचते हैं। दीपेश कुमारी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 93वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। दीपेश कुमारी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। शिक्षा अच्छी होने के कारण उसे हर जगह स्कॉलरशिप मिली। दीपेश के पिता ने छोटे से मकान में रहकर सभी बच्चों को शिक्षा दिलाई। उन्होंने अपनी हैसियत से ऊपर जाकर बच्चे पढ़ाए। आईएएस दीपेश ने 12वीं तक की पढ़ाई भरतपुर के एक निजी स्कूल से की थी। फिर उन्होंने जोधपुर से बीटेक सिविल में डिग्री की। बीटेक करने के बाद मुंबई आईआईटी से एमटेक पूरी की और 1 वर्ष तक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया। वह 2019 से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में जुटी। दीपेश कुमारी पहली बार में यूपीएससी एग्जाम का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्लियर करके 93वीं रैंक हासिल की। दीपेश कुमारी के पिता का सपना था कि बेटी खूब पढ़े और परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। दोस्तों, क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल? इससे जुड़े कुछ जीके क्विज जानते हैं हम। महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये इसका उत्तर है। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत कितना है? ये है 33%। महिला आरक्षण बिल किस साल के चुनाव के बाद लागू होगा? ये 2029 के चुनाव के बाद लागू होगा। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार भारतीय संसद में कब पेश किया गया? ये 1996 में पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किस तारीख को पारित हुआ? 20 सितंबर 2023 को। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में किस तारीख को पारित हुआ? 21 सितंबर 2023 को। किस राजनीतिक नेता ने भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया? इसका उत्तर है HD गौड़ा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। बिल पास होने के बाद महिलाओं के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित होंगी? 181। तो ये था जीके क्विज जो वुमेन रिजर्वेशन बिल से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के ऐसे इकलौते स्कूल के बारे में जहाँ पर बिना परीक्षा के ही छात्र पास हो जाते हैं। भाई गजब के नियम हैं स्कूल के। स्कूल में अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है नॉर्मल स्कूलों में, लेकिन यहाँ हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जहाँ अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए छात्रों को किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी होती। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ किसी प्रकार का कोई टेस्ट पेपर भी नहीं होता। आर्किटेक्ट रोजर एंगर ने इस शहर को डिज़ाइन किया है। यह दुनिया का सबसे अनोखा और बेहद दिलचस्प शहर है। बता दें कि यह स्कूल चेन्नई से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर ओरेविले में स्थित है। जी हाँ, यही कारण है कि शहर को यूनिवर्सल सिटी भी कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर के स्कूलों में अगली कक्षा में प्रवेश के लिए एग्ज़ाम नहीं होता। इस शहर की कुल आबादी 25,000 है। यह करीब 50 देशों के नागरिक यहाँ पर बसे हुए हैं। जी हाँ, ओरीविले। दोस्तों, एक सवाल कि दुनिया का एक ऐसा इकलौता पत्थर जो पानी में नहीं डूबता है। आमतौर पर पानी में डूबना या ना डूबना इस चीज़ पर निर्भर करता है कि जो वस्तु पानी में डाली गई है उसकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी पानी के मुकाबले कितनी ज़्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से वो डूबेगा या तैरेगा। भारत में तमाम किस्म के छोटे बड़े पत्थर पाए जाते हैं,
लेकिन यहाँ हम आपको एक ऐसे पत्थर के बारे में बताएंगे जो पानी में डालने पर डूबता नहीं है। इस पत्थर का वजन करीब 7 किलोग्राम से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यह पानी में डूबने के बजाय तैरता है। इस पत्थर का नाम प्यूमिस है। प्यूमिस प्यूमिस स्टोन एक प्रकार का ज्वालामुखी चट्टान होता है। इस पत्थर का निर्माण लावा और मैग्मा के ठंडा होने के बाद होता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस पत्थर में असंख्य छिद्र होते हैं। इसका घनत्व भी काफ़ी कम होता है, यही कारण है कि यह पानी में नहीं डूबता। घनत्व यानी कि डेंसिटी। यह पत्थर महाराष्ट्र में पाया जाता है। बीते वर्ष यह पत्थर गंगा घाट पर तैरते हुए पाया गया था। धन्यवाद। दोस्तों, भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हम सब अपने अपने राज्य को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? किसे सबसे ज़्यादा खुशहाल राज्य कहा जाता है? मिजोरम का हैप्पीनेस इंडेक्स 6 मापदंडों पर आधारित है, जिसमें काम से संबंधित मुद्दे, रिश्ते नाते, सामाजिक मुद्दे और परोपकार, खुशी, धर्म और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 का प्रभाव भी शामिल है। गुरुग्राम में प्रबंधन विकास संस्थान में स्ट्रेटेजी के प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा किए गए एक अध्ययन में मिजोरम को भारत का सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया गया। भारत का सबसे खुशहाल राज्य का दर्जा मिजोरम को मिला है। यह आपको बता दें कि खुशहाल राज्य का दर्जा कई मानकों को देखकर दिया जाता है। यह भी जाने कि मिजोरम 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। जी हाँ, यहाँ की साक्षरता दर 100% यानी 100% है। मिजोरम राज्य को मिजो की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मिजो का मतलब होता है ऊंची भूमि के वासी। जी हाँ, यहाँ देश के सबसे खुशहाल राज्य अपने राज्य के युवाओं के कारण बना है यह, क्योंकि यहाँ के युवा पढ़ाई के प्रति अत्यधिक प्रेरित हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मिजो समुदाय के युवा लिंग की परवाह किए बिना यानी जेंडर की परवाह किए बिना कम उम्र से ही वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं और वे सभी कार्यों को समान मानते हैं। मिजोरम राज्य में लैंगिक भेदभाव की घटनाएं बहुत कम हैं। इसके अलावा यहाँ जाति विहीन समाज भी है। मिजोरम एक कुदरती सुंदर जगह है जहाँ प्राचीन झीलों, सुंदर पहाड़, ढेर सारी हरियाली, इस मनाहर वातावरण के बीच लोगों का मन भी बेहद शांत स्वभाव का है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारत के 10 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देश का सबसे बड़ा 10वां राज्य है तमिलनाडु, जिसका एरिया 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं 9वां सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़, जिसका एरिया 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है। 8वां सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा, जिसका एरिया 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर है। 7वां सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका एरिया 1,62,968 स्क्वायर किलोमीटर है। 6ठा सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, जिसका एरिया 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर है। 5वां सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, जिसका एरिया 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसका एरिया 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जिसका एरिया 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, जिसका एरिया 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। धन्यवाद। बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे इकलौते देश के बारे में जहां पर नोट पर गणपति छपे हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा देश? देश भर में गणपति महोत्सव की धूम है। जगह जगह पर बप्पा विराजमान है। लोगों ने गणेश चतुर्थी पर अपने घरों में गणपति बिठाए हैं और धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का महाराष्ट्र में पूरी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह गणपति के भव्य पंडाल लगाए गए हैं। वहाँ 10 दिन तक भक्त उनकी भक्ति करेंगे। गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी कार्य के शुरू होने से पहले उनकी पूजा होती है। दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां नोट पर गणेश भगवान विराजमान हैं। यूपीएससी पास कर चुके आईएएस आईपीएस भी इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, इंडोनेशिया दुनिया का एकमात्र देश है जिसके करेंसी नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर है। यहाँ 20,000 रुपये के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर दिखती है।
भारत में करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर बनी होती है। इसी तरह इंडिया के नोट पर गणेश जी हैं। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं एक फेमस आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में। यूपीएससी में इनकी कितनी रैंक थी और इन्होंने किस स्कूल से पढ़ाई की है। देश की चर्चित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल देश की तमाम महिलाओं के लिए आदर्श हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल का जन्म 25 जून 1985 को आगरा में हुआ था। दुर्गा शक्ति नागपाल ने इंजीनियर बनने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की और साल 2008 और 2009 में 2 बार उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की। दुर्गा शक्ति नागपाल की शादी अभिषेक सिंह से हुई। वह भी 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल ने लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली से 10वीं और विवेक हाई स्कूल मोहाली से 12वीं पास की। उन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में अपने स्कूल में टॉप किया। दुर्गा शक्ति नागपाल ने साल 2007 में इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और उसके बाद 2008 में उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा के लिए हुआ। इसके बाद उन्होंने पुनः 2009 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और 20वीं रैंक हासिल की। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल को पंजाब कैडर दिया गया। अभिषेक सिंह से शादी के बाद वह यूपी कैडर में आ गई। वर्तमान में वह यूपी के बांदा जिले की डीएम है। धन्यवाद। दोस्तों वैसे आईएएस नौकरी जो है बहुत लोक लुभावन है, लेकिन आईएएस का अगर कोई किरदार अच्छा सा प्ले हो जाए किसी वेब सीरीज़ या फिल्म में तो उसे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए यही एक इस वीडियो पार्ट में हम आपको बताएंगे एस्पिरेंट्स के आईएएस अभिलाष के बारे में। टीवीएफ की लोकप्रिय सीरीज एस्पिरेंट्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। एस्पिरेंट्स में आईएएस बनकर अभिलाष शर्मा ने ऐसा रुतबा जमाया कि रियल लाइफ के कलेक्टर भी उनके आगे फीके पड़ गए। यह रोल एक्टर नवीन कस्तूरिया ने निभाया था। जाने रियल लाइफ में कितने पढ़े लिखे हैं नवीन। 26 जनवरी 1985 में नाइजीरिया में जन्मे नवीन कस्तूरिया जब 1 साल के थे तो परिवार संग भारत लौट आए थे। नवीन कस्तूरिया एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया हुआ है। नवीन कस्तूरिया की स्कूली शिक्षा बिरला विद्या निकेतन पुष्प विहार नई दिल्ली से हुई है। एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की। 2006 में वे नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSIT से स्नातक हुए। उन्होंने गुड़गांव में इंडक्टिस नामक एक एनालिटिक्स फर्म में 2 साल तक काम किया। नवीन के करियर में भी कई उतार चढ़ाव आए। एक इंजीनियर से एक्टर बनने तक का सफ़र कुछ आसान नहीं था उनका। नौकरी के 2 साल बाद वो मुंबई पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक प्ले तैयार किया जिसका नाम खेल खेल था। नवीन ने खुद इस प्ले को डायरेक्ट किया था। दर्शकों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके बाद नवीन को एक एड मिला और उसके बाद वो फिर आगे आगे बढ़ते गए।